प्रिय विद्यार्थियों, मैं एस.डी. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज शिव बाड़मेर। आज आपको लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में जो बताया था, उनमें पहली थी कांट की बाह्य राशि परिकल्पना और दूसरी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अर्थात लाप्लास ने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो एक तार्किक परिकल्पना के द्वारा इन्होंने बताया। अर्थात फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत सन 1796 में व्यक्त किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो एक तार्किक परिकल्पना पर आधारित है, जो कि इनका जो सिद्धांत था वो कांट की वायव्य राशि सिद्धांत के विचारों से मेल खाता हुआ सिद्धांत था। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और अपना मत व्यक्त किया। तब कांट की परिकल्पना के जो मुख्य तीन बिंदु थे, उनके जो दोष थे वो मुख्य थे कि निहारिका अथवा आद्य पदार्थों के कणों में टकराव से पर्याप्त ताप की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि कणों के आपसी टकराव से गति नहीं हो सकती। तीसरा उन्होंने बताया कि आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ परिकल्पनाएं की हैं, जिन पर आधारित होकर इनका एक सिद्धांत आगे चला है। प्रथम समस्या अर्थात निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम ये मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी। यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी तथा यह निहारिका शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। इस प्रकार उपयुक्त स्वयं के तीन माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त निहारिका महापिंड था, जिसको लाप्लास ने निहारिका नाम दिया। निहारिका की गति के कारण इसका बाह्य भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। संकुचन के परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार और आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी तथा कांट की तृतीय गलती भी अब दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण केंद्रोपसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग भार की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग में निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होता गया तथा सिकुड़ने के कारण मध्य भाग में छल्ले के रूप से पृथक हो गया। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला। बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभक्त हो गया तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर होता गया। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थों ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायवीय ग्रंथि का रूप धारण किया, जो कि आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर यह ग्रह बन गया। इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। इस क्रिया की पुनरावृत्ति होने के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। अर्थात जो मूल निहारिका थी, जो कि पृथ्वी के जो सूर्य से अलग हुई, वह अलग होकर एक 9 छल्लों के रूप में थी। वो 9 छल्ले धीरे धीरे एक होकर एक हो गए। फिर ये 9 छल्लों में जैसे विखंडन हुआ और विखंडन के कारण 9 ग्रह बने, उन ग्रहों में से भी उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार लाप्लास ने बताया कि जो निहारिका का जो शेष अवशिष्ट भाग था वह सूर्य बना। इस प्रकार परिकल्पना के विरोध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला यह है कि सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग, जो कि प्रारंभ में
मौलिक निहारिका में व्याप्त था। भ्रमण की अधिकता के कारण निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरा है, निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले? 9 से अधिक छल्ले भी निकल सकते थे, लेकिन इसका भी लाप्लास के पास में कोई पर्याप्त जवाब नहीं है। तीसरा है, निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के कारण छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहा होगा, अर्थात ये छल्ले 9 से भी अधिक निकल सकते थे। चौथा है, यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है तो प्रारंभ में द्रवित अवस्था में होंगे, अर्थात ये माना गया यदि कि ग्रहों की उत्पत्ति यदि निहारिका से हुई है तो क्या निहारिका प्रारंभ में द्रवित या तरल अवस्था में होगी। पांचवा, परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रह अपने पिता ग्रह की दिशा में घूमने चाहिए, अर्थात जितने भी ग्रह हैं जो उनके उपग्रह हैं वो उपग्रह अपने जो पिता ग्रह है उसकी दिशा के अनुसार ही घूमने चाहिए। लेकिन शनि व बृहस्पति के उपग्रह उनके विपरीत दिशा में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि ये सही तथ्य मेल नहीं खाता है। छठा है, यदि सूर्य निहारिका का ही एक भाग है तो तरल अवस्था में होने का कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए। सातवां है, लाप्लास ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील तथा तप्त निहारिका थी, पर यह निहारिका कहाँ से आई इसका कोई पता नहीं है।